एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत कुछ पढ़ना है। उसमें एमसीक्यू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और एमसीक्यूज ऐसे होते हैं क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से कई कई एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन तैयारी तो करनी है। आज की तैयारी में मैं आपको बताऊंगा 100 एमसीक्यूज, इकोनॉमिक्स में पूछे जाने वाले टॉप 100 एमसीक्यूज जो आपके एग्ज़ाम को पक्का करेगा। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको कॉन्फिडेंस दिलवाएगा कि एमसीक्यू 100 तैयार है, इसी में से आएंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम में पूछे जाने एमसीक्यूज़ है, चलिए हम शुरुआत करते हैं सिलसिला एमसीक्यूज़ का, जो कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, आगम की। ध्यान में रखिएगा, ये जो आर्थिक समस्या है मूलतः किसकी समस्या है? ये समस्या है चुनाव की, राइट, ये चुनाव की समस्या है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर समाज के संसाधनों पर सरकार का यानी कि समाज का अधिकार होता है। ऐसे में समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है सामाजिक हित होता है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर अधिकाधिक उत्पादन करना, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, मुनाफा कमाना, अधिकतम लोक कल्याण। सामाजिक हित मतलब लोक कल्याण, तो हमारा राइट आंसर है अधिकतम लोक कल्याण का होना। ठीक है, नेक्स्ट, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस अर्थव्यवस्था? कीमत तंत्र, जहां पर वस्तु की कीमत का यानी कि समस्याओं का निर्धारण जो है कीमत तंत्र यानी कि बाजार द्वारा किया जाता है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि दूसरा नाम होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सीमांत उपयोगिता किसके बराबर? जब भी हम सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं मतलब एक अतिरिक्त वस्तु के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो कुल उपयोगिता में परिवर्तन यानी कि टीयू, क्यों? क्योंकि अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया। तो ये वाला फार्मूला होता है सीमांत उपयोगिता। देखिए कहां पर है, टीयू अपॉन डेल्टा टीयू, यानी कि ये हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, जब सीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है? समसीमांत। समसीमांत मतलब जब उपभोग की सभी इकाइयों से समान जो है उपयोगिता मिले अलग अलग वस्तुओं की, तो उपयोगिता वृद्धि नियम बोलते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं, प्रतिस्थापन नियम बोलते हैं, उपयोगिता स्थिर नियम बोलते हैं। तो फिर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है प्रतिस्थापन नियम। प्रतिस्थापन क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह कहा जाता है कि जब भी हम एक से अधिक वस्तु को उपभोग करेंगे, उन सभी वस्तुओं के उपभोग करने से उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो एक समान होती है। इसका मतलब इसकी उपयोगिता इसके समान, तो इसको प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं जाते हैं? पूंजी खाता जिसमें दीर्घकालीन सौदों को लेखा जोखा होता है। देखिए दीर्घकालीन सौदे कौन? सरकारी सौदे, एक पक्षीय अंतरण, प्रत्यक्ष निवेश और निजी सौदे। नहीं जाता है यानी कि जो दीर्घकाल का होता है वो तो जाता है, लेकिन जो शॉर्ट अवधि का होता है, शॉर्ट अवधि का कौन सा? इसमें एक पक्षीय अंतरण, जो कि किसमें आते हैं? ये आता है आपका किसमें? चालू खाते में। किसमें आते हैं? चालू खाते। बाकी सब पूंजी खाते की मध्य है। अब राइट आंसर होगा बी। निम्न में से कौन उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन की शर्त है? उपभोक्ता विश्लेषण की जब भी बात करेंगे तो ऐसे में उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन उस समय होता है जहां पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु को उन्नत उदर होना चाहिए, यानी कि ये वाला बिंदु होना चाहिए। ये है हमारा कौन सा वक्र है? बजट रेखा, और इस बिंदु पर ये आपस में छूता हुआ होना चाहिए, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन, यानी कि यहाँ पर दोनों ही शर्त होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान के कारण क्या है? मांग वक्र कैसा होता है? ऊपर से नीचे को गिरता हुआ होता है, ऐसा होता है। तो उसका क्यों होता है? क्योंकि मांग का नियम लागू होता है। अब मांग का नियम क्यों लागू होता है? क्योंकि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम होता है, आय प्रभाव होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। तीनों ही मांग के नियम के प्रमुख कारण है। तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विकासशील देशों में राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? जब भी हम विकासशील देशों की बात करते हैं, यहाँ पर राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। प्रत्येक देश चाहती है कि पूंजी निर्माण की गति बढ़े, आर्थिक स्थिरता बनी रहनी चाहिए, विनियोग के लिए संसाधनों को एकत्रित करना है। तो ये सभी जो है राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य है विकासशील देश। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी।
नेक्स्ट सामूहिक पूर्ति को व्यक्त करता है। सामूहिक पूर्ति मतलब एएस एग्रीगेट सप्लाई को क्या बताता है? राष्ट्रीय आय, उपभोग एवं बचत के जोड़ को ए और वृद्धि। देखिए एएस इक्वल टू होता है एस अपॉन सी, उपभोग एवं बचत का योग, और यही हमारा क्या होता है? राय भी होता है। राष्ट्रीय आय और ये दोनों ही सही है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती है। मनुष्य की आवश्यकता सीमित नहीं होती, तो गलत है। साधन सीमित होते हैं, ये सही है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग नहीं होता है, गलत है। आवश्यकताओं में कोई अंतर नहीं होता, ये भी गलत है। तो हम राइट आंसर कौन सा होगा? बी, साधन सीमित होते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित होता है, ठीक है, ये हो गया एडी, ये हो गया एएस, यहाँ पर होना चाहिए, और संतुलन का स्तर पहले ही निर्धारित हो जाता है, मतलब इस बिंदु पर होता है। तो आपसे पूछा गया तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ होना चाहिए, अब यहाँ हो रहा है, यानी कि पहले ही हो जा रहा है, इसको बोलते हैं न्यून मांग की दशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसने दिया है? अर्थशास्त्र के धन संबंधी विचारधारा देने वाले कौन थे? प्रोफेसर एडम स्मिथ। तो ये विचार उन्हीं का है, और इनको अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर एडम स्मिथ। उपयोगिता का क्रमागत सिद्धांत किसने दिया? क्रमगत सिद्धांत मतलब इन्होंने कहा कि उपयोगिता से प्राप्त होने उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, बस क्रम प्रदान कर सकते हैं। ये देने वाले थे प्रोफेसर एलन और हिस्क। देखिए यहाँ पर है कोई, हाँ ये है प्रोफेसर हिस्क एवं एलन। ऑप्शन नंबर सी। कुछ चीज़ों को याद करके रखना है, रट्टा मार के रखना है, एग्जाम में काम आता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अवस्फीतिक अंतराल कुल न्यून मांग की माप है। न्यून मांग, यहाँ पर मांग होगा, बिल्कुल सही है। न्यून मांग ही अवस्फीतिक अंतराल है। स्फीतिक अंतराल अतिरिक्त मांग की माप है, बिल्कुल सही है। दोनों ही सही है। जब दोनों सही हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि सी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की मांग वक्र खिसक जाता है, कहां पर? देखिए पेट्रोल और कार ये दोनों ही कौन सी वस्तु है? पूरक। दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कार की मांग कम हो जाएगी। तो जब हम कार की मांग की बात करेंगे तो ये वक्र कहाँ हो जाएगी? नीचे की तरफ। कहाँ की ओर? नीचे की ओर, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा, नीचे की ओर खिसक जाता है। कीन्स का गुणक सिद्धांत किसके बीच संबंध स्थापित करता है? कीन्स का गुणक सिद्धांत बताता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश की तुलना में उस अर्थव्यवस्था में जो आय में कई गुना अधिक वृद्धि होती है, यानी कि निवेश और आय के बीच के संबंध बताता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ यहाँ पर? ए। तटस्थता वक्र विश्लेषण में, तटस्थता वक्र विश्लेषण को हम किस नाम से जानते हैं? उदासीनता वक्र विश्लेषण, या फिर इसको हम अनाधिमान विश्लेषण, ध्यान रखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाया जाता है। दो वस्तुओं के बीच विनिमय को दर्शाया जाता है कीमत रेखा से, तटस्थता वक्र से, तटस्थता चित्र से, मांग वक्र से। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर बनाया जाता है क्या चीज? तटस्थता वक्र, जो दो वस्तुओं के बीच के विनिमय को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? बी। मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। ये एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को किसने दिया? जे.एस. मिल ने, बेनहम ने, मेयर्स ने, सैमुअलसन ने। तो आपका राइट आंसर होगा जे.एस. मिल ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वह मात्रा जो निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है उसे हम मांग कहते हैं। रोजगार गुणक के जन्मदाता कौन है? रोजगार गुणक एक तो है निवेश गुणक, ये एक है मुद्रा गुणक। तो ये बताया जाता है रोजगार गुणक, और रोजगार गुणक के जन्मदाता कौन है? इसका राइट आंसर है प्रोफेसर काहन। काहन ने रोजगार गुणक की बात कहा था। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मार्शल, एस.सी. पीगू, जे.एम. कीन्स, एडम स्मिथ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहा जाता है इन्होंने। उत्पादन और रोजगार का स्तर गिर जाता है कब? मंदी में, मुद्रास्फीति में, तेजी में, इनमें से। उत्पादन और रोजगार उस स्थिति में करते हैं जब अर्थव्यवस्था में मांग में कमी हो, यानी कि कौन सी अवस्था? न्यून मांग। और न्यून मांग की स्थिति में ही मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए।
भारत में 1969 में कितने अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? आपको पता होना चाहिए, भारत में 1969 में जो भी बैंक थे उस बैंकों को सरकारी बैंकों में कन्वर्ट किया गया। तो आप क्वेश्चन है कितने बैंकों को सरकारी बैंक में कन्वर्ट किया गया? तो ऑप्शन है 14, 24, 15 और 10। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सबसे पहले, उसके बाद में कुछ और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि से नहीं ज्ञात किया? मांग की लोच की माप की 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? प्रतिशत रीति, कुल व्यय रीति और ज्यामिति विधि। तो ये 3 के अलावा जो चौथा है वो गलत है। देखिए, कुल व्यय रीति है, अनुपातिक रीति है, बिंदु रीति भी है, उत्पाद रीति नहीं है। उत्पाद रीति के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा आपका? डी, उत्पाद रीति। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ? ध्यान रखिए, इस वीडियो के लास्ट में मैंने 100 के 100 क्वेश्चन का जो है आंसर की दिया हुआ है। अब उस आंसर की का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। 100 के 100 क्वेश्चन चाहिए तो आपको theeconomicguru.com पे जाना है, वहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन PDF अभी नहीं मिलेगा, 1-2 दिन बाद मिलेगा। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ? किसने बैंकों में ग्राहक संबंध यानी कस्टमर सर्विस को बेहतर करने के सुझाव प्रदान किए? राजा चिल्लाइया समिति, गायपुरिया समिति, वर्मा समिति या चक्रवर्ती समिति? तो आपका राइट आंसर है गायपुरिया समिति। यहाँ पर गायपुरिया समिति ने कहा था कि किसी भी बैंक में कस्टमर संबंधित सेवा दुरुस्त होनी चाहिए, उसके लिए पर्याप्त सुझाव उन्होंने प्रदान किया था। मांग के विस्तार के क्या कारण है? द्वितीय वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना। भाई, कीमत की ऊंची होने से मांग का विस्तार नहीं होता, मांग का संकुचन होता है, क्योंकि मांग में कमी होगी। द्वितीय वस्तु की कीमत गिर जाना, ये सही है। अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है, लेकिन फिर भी आगे देखते हैं क्या दे रखा है, ये सही है, ये गलत है। आगे देखते हैं, स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना। स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना, इससे मांग का विस्तार नहीं होता, मांग में वृद्धि होती है। तो हमारा राइट आंसर है कि क्योंकि मांग का विस्तार केवल कीमत से संबंधित है, मांग में कमी और वृद्धि कीमत के अतिरिक्त अन्य साधनों से होता है। ठीक है, कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? साख नियंत्रण के परिमाणात्मक उपाय नहीं है। जब भी हम परिमाणात्मक उपाय की बात करते हैं तो 6 उपाय आते हैं। बैंकेतर नीति, खुले बाजार की नीति, CRR कैश नगद कोष अनुपात, तरलता सामूहिक तरलता अनुपात, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। कौन सा नहीं है? बैंकेतर नीति हमारा इसका है। बैंक नैतिक दबाव परिमाणात्मक नहीं है, इसको गुणात्मक बोलते हैं। तो कौन सा उपाय नहीं है? नैतिक दबाव, ये हमारा उपाय नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा बी, खुले बाजार की क्रिया नगद कोष अनुपात, इसको शॉर्टकट पे CRR बोलते हैं, ये परिमाणात्मक उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट, आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? भाई, हमारी इनकम बढ़ी तो हम घटिया वस्तुओं का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करें, हम नॉर्मल वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। तो आय बढ़ने पर उपभोक्ता हमेशा गिफिन वस्तुओं का उपयोग कम कर देता, मांग कम कर देता है। कीन्स के सिद्धांत का संबंध किससे? प्रभावपूर्ण मांग से, के बाजार नियम से, खुले बाजार की क्रियाओं से, मजदूरी की लोचता। कीन्स के सिद्धांत को कहा जाता है प्रभावपूर्ण मांग। प्रभावपूर्ण मांग एक ऐसी स्थिति जहां पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों ही आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अस्पष्ट लागतों में सम्मिलित है क्या? अस्पष्ट लागतें, स्पष्ट जो किसी को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है, अस्पष्ट जो उपयोग में होता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका भुगतान नहीं होता है। क्या होता है इसमें? कच्चे माल की लागत, भैया स्पष्ट है, किसी और को दिया जाता है। श्रमिकों मजदूरी और को दिया जाता है। बीमा व्यय, उत्पादक की अपनी स्वयं की पूंजी पर ब्याज। एक उत्पादक जो अपना पैसा लगाता है अपनी उत्पादन प्रक्रिया में, उसकी ब्याज की गणना नहीं करता है, लेकिन होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, अस्पष्ट लागतें। मौद्रिक लागत का घटक कौन नहीं होता है? मौद्रिक लागत मतलब जिसको मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है, जिसका भुगतान मुद्रा के रूप में नहीं होगा वो मौद्रिक लागत भी नहीं है। स्पष्ट लागतें, सामान्य लाभ, वास्तविक लागत, अस्पष्ट। देखिए, स्पष्ट लागत, सामान्य लाभ और अस्पष्ट लागत, ये तीनों ही मौद्रिक लागत के घटक है, तीनों के जुड़ के होता है। वास्तविक लागत अलग हो जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा वास्तविक लागत मौद्रिक लागत के घटक नहीं है। फर्म को लाभ मिलता है जब, फर्म को लाभ तब मिलता है जब उसका लागत कम हो और आगम ज़्यादा हो। देखिए कौन सी स्थिति है? व्हेन एयर इज ग्रेटर देन AC, एयर इज स्मॉलर देन AC,
ठीक है। तो यहाँ पर एक फर्म को लाभ की प्राप्ति तब होती है जब उसका औसत आगम औसत लागत से ज़्यादा हो। मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखती है। अगर मजदूरी कटौती की जाए तो इससे पूर्ण रोजगार की दशा को बनाए रखा जा सकता है। ये कथन किसने दिया? पिगू, कीन्स, मार्शल या रिकार्डो ने दिया था। आपको आंसर, राइट आंसर इसका रिकार्डो। रिकार्डो ने क्या था, अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में मजदूरी की, अगर आपको पूर्ण रोजगार बनाना तो मजदूरी दर को कम करो। मजदूरी दर को कम करने से जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति पाया जा सकता है। जेएम कीन्स की पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, पूरा नाम नहीं दे रखा है यहाँ पर, द जनरल थ्योरी लिखा हुआ है। जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी है और ये प्रकाशित हुआ था 1936 में। इसको रट्टा मान लीजिए। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करता है? ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो ब्याज दर में कमी करनी पड़ेगी। और ब्याज दर में कमी करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेपो रेट को बढ़ाया जाता है? नहीं, इससे ब्याज दर बढ़ जाता है। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है? बिल्कुल सही। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं। सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी की जाएगी। ऋण की उपलब्धता, अगर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदारी की जाती है इसका मतलब होता है केंद्रीय बैंक से पैसा व्यापारिक बैंक में पहुंच रहा है, जिससे ऋण की उपलब्धता बढ़ेगी। तो राइट आंसर है सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना ओपन मार्केट में। तो इससे हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक बैंक के ऋण देने की सुविधा का संगठक नहीं है? व्यापारिक बैंक के ऋण देने की सुविधा, और जो ऋण होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे नगद साख, अधिविकर्ष, साख निर्माण, विनिमय पत्रों की कटौती। देखिए ये ऋण के अंतर्गत आता है, अधिविकर्ष भी आता है, ये भी आता है। साख निर्माण एक अलग प्रक्रिया है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है जब बैंकों में नई जमा पूंजी शून्य हो जाती है, आरक्षित अनुपात शून्य हो जाता है, धन गुणक शून्य हो जाता है, कुल धन भंडार प्रारंभिक जमा के बराबर हो जाता है। तो ध्यान में रखा, व्यापारिक बैंक जो भी ऋण निर्माण करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा आता है, जो डिपॉजिट आता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है ए। जब व्यापारिक बैंकों के पास नई जमा शून्य, जब पैसा आएगा ही नहीं तो ऋण कैसे बांटेंगे? तो अगर जमा शून्य है तो हमारा जो है ऋण निर्माण की प्रक्रिया भी शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच ध्यान में रखिएगा 5 प्रकार की होती है। मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0 एंड इन्फिनेटिव। ठीक है। नेक्स्ट, एक रिजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच कैसी होगी? रिजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इसका आंसर आपका होना चाहिए इकाई, क्योंकि अगर मांग वक्र रिजु रेखी इस प्रकार से है तो इस बिंदु पर जो होगा ये किस प्रकार का होगा? बिल्कुल इकाई के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय क्या है? किसी वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति, आनंद, खुशी, लाभदायकता। तो यहाँ पर राइट आंसर है किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करने की शक्ति को ही हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उपयोगिता को माप सकते हैं, किसने कहा था? ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट, किस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते? उत्पादन के कई सारे साधन हैं, सभी को परिवर्तन करना है तो हमें लंबे समय की अवधि चाहिए होती है। तो लंबे समय अवधि को हम बोलते हैं दीर्घकाल। क्या बोलते हैं? दीर्घकाल। ऑप्शन नंबर बी। उदासीनता वक्र कैसा होता है? नॉर्मली जब भी हम उदासीनता वक्र बनाते हैं इस प्रकार से होता है, जो मूल बिंदु को छूता हुआ नहीं है, तो इसको बोलते हैं मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना, यानी कि उल्टी दिशा में भागते हुए होना। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, या तो हम चाय का प्रयोग करेंगे, चाय अच्छी नहीं लगती तो उसकी जगह हम कॉफ़ी का प्रयोग करेंगे। एक दूसरे की जगह प्रयोग करना हम क्या बोलते हैं? उसको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर होता है, स्थानापन्न वस्तुएं। निम्न में से कौन सा उत्पत्ति का साधन है जिसके माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही
साधन के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता, कोई एक ना हो, उत्पादन नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। एमआर को प्रदर्शित किया जाता है, एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला, जब भी मार्जिनल वर्ड होता है इसका हमेशा कुल में परिवर्तन बट्टे इकाइयों में परिवर्तन होता है। देखिए, कुल में परिवर्तन बट्टे इकाइयों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर। निम्न में कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है? एकाधिकार मतलब जहाँ पर एक ही विक्रेता होते, उसकी विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, एक क्रेता और अनेक विक्रेता होते, बड़ी एकाधिकार में तो अनेक विक्रेता नहीं होते, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। फिर देखते हैं, निकट स्थानापन्न का अभाव होता है, बिल्कुल। नई फर्मों का प्रतिबंध, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा ए। यहाँ पर एक विक्रेता और उनके अनेक विक्रेता नहीं होते हैं, तो अपना पूछा गया कौन सा नहीं है। मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? मांग वक्र की ढाल ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक ढाल होना, ऑप्शन नंबर बी। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, क्या है केंद्रीय समस्या? साधनों का आवंटन करना, आर्थिक विकास करना, साधनों का कुशलतम प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो साधनों से रिलेटेड होती हैं, चाहे साधनों का आवंटन करना हो, आर्थिक विकास करना हो, साधनों का कुशलतम प्रयोग करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, जहां पर हम व्यक्तिगत समस्या को अध्ययन करते हैं। वस्तु कीमत निर्धारण, एक वस्तु की बात करते हैं, ये है। साधन कीमत निर्धारण, एक साधन की बात करते हैं, ये है। आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, सही बात, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पूर्ति विलोचदार होती है कब? पूर्ति मतलब जब पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? अति अल्पकाल में, दीर्घकाल में, प्रारंभिक काल में से। अति अल्पकाल में पूर्ति हमेशा विलोचदार होती है, क्योंकि अगर मांग में परिवर्तन होता है तो हम पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, तो अति अल्पकाल हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। जो मुद्रा उत्पत्ति का साधन नहीं है, मुद्रा केवल एक्सचेंज करने का एक जरिया है। माइक्रोस किस भाषा का शब्द है? माइक्रोस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, याद करके रखिएगा इन सब चीज़ों को। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है, क्योंकि इससे चुना जाता है कि हम किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले करें, चुनाव की समस्या बोलते हैं इसको। उपयोगिता की निम्न से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता की विशेषता की बात कर रहे हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, ये भी सही है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी सही है। जब तीनों ही सही है तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारे आंसर के लिए। नेक्स्ट, उपयोगिता को मापा जा सकता है कैसे? मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तु के वजन के द्वारा। जब हम उपयोगिता की बात करते हैं तो वस्तु और वस्तु के वजन की बात नहीं होती है, उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर मार्शल ने कि अगर उपयोगिता को मापना है तो मुद्रा किस प्रकार से व्यय कर रहे उसको आधार बनाना होगा। निम्न में से कौन गोसेन का दूसरा नियम है? गोसेन ने 2 नियम दिया था। दूसरा नियम की बात कर रहे हैं, उपयोगिता वृद्धि नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उत्पत्ति समता नियम। जब गोसेन की बात करते हैं सम सीमांत उपयोगिता का नियम गोसेन का दूसरा नियम हमारा आंसर है। तो पहला नियम क्या है? यह है इसका पहला नियम, फर्स्ट नियम, और यह है गोसेन का सेकेंड नियम। ठीक है। जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। अगर x वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो y वस्तु की मांग में भी प्रभावित करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला होता है तिरछी मांग। यहाँ पर कीमत के कारण प्रभावित होता है, यहाँ पर आय के कारण, और यहाँ पर एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग का, इसको बोलते हैं तिरछी मांग। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? जब ये उत्पादन फलन की बात करते हैं, उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है, क्योंकि साधनों का जैसा प्रयोग करेंगे उत्पादन में वैसा ही परिवर्तन होता है। मौद्रिक लागत में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? सामान्य लाभ, व्यक्त लागत, अव्यक्त लागत, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही मौद्रिक लागत के खंड है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आय और रोजगार सिद्धांत,
सही है। सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति, ये भी है। व्यापार चक्र का सिद्धांत, ये भी सही है। तो हम तीनों ही का अध्ययन करते हैं, तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि क्या कहलाती है? जब पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं पूंजी निर्माण करना। क्या बोलते हैं बेटा? पूंजी का निर्माण करना। प्रवाह के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत उपभोग, आय, निवेश, उपभोग सभी। जब भी हम प्रवाह की बात करते हैं तो यहाँ पर ये तीनों ही प्रवाह के में अपना योगदान देती हैं, तो हम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित होता है? कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, यातायात। जब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं इसमें क्या शामिल होता है? कृषि। अगर प्राथमिकता क्षेत्र होता तो यहाँ पर हमारा ये तीनों ही प्राथमिक क्षेत्र के होते, लेकिन यहाँ पर केवल प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है। राइट आंसर होगा ए। एनडीपी एमपी निम्न में से किसके बराबर होता है? एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी माइनस घिसावट। तो जीएनपी एमपी से घिसावट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एनएनपी एमपी मिलेगा, तो ये तो गलत है। जीएनपी एमपी में घिसावट ऐड कर देंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रॉस है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जीएनपी एमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर यानी एनआईटी, तो ये हो जाएगा जीएनपीएफसी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए एनएनपीएमपी, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। मैंने गलत कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन राइट आंसर हमारा एनएनपीएमपी है। ओके। राष्ट्रीय आय में निम्न में से कौन शामिल है? लगान मजदूरी, लगान वेतन, लगान लाभ। लगान लाभ, वेतन, ब्याज, लाभ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, लगान लाभ, वेतन, ब्याज। ये जो है राष्ट्रीय आय के घटक है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित होता है? एक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों ही क्षेत्र शामिल होते हैं। हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था नियमन करने के लिए बैंकिंग प्रणाली का। लेकिन इसको बाद में ये जब किया गया था ना, इसको प्राइवेट बैंक बनाया गया था, एज ए प्राइवेट बैंक। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट के अंडर लेके एक नियामक संस्था बनाया, और ये हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन कहाँ होता है? जब भी संतुलन की बात हो, संतुलन होता है बराबर। तो एक दोनों पोजीशन जहाँ पर एडी और एस बराबर होता है उसको एक संतुलन की स्थिति कहते हैं। कीन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा? जब भी हम न्यून मांग की बात करते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन। न्यून का मतलब होता है मांग पूरा ना होना, यानी कि अपूर्ण होना, तो उसको बोलते हैं अपूर्ण रोजगार संतुलन, ऑप्शन नंबर बी। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात को क्या कर दिया जाएगा? नगद कोष अनुपात को घटाया जाएगा। नगद कोष अनुपात को घटाने से व्यापारिक बैंक कम जमा करेंगे आरबीआई के पास और ऋण ज़्यादा बांटेंगे, इससे साख मुद्रा का विस्तार होगा, यानी कि जब नगद कोष अनुपात घटता है। निम्न में से किस वर्ष भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ने बताया था 1969 में, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? हमारे देश में मुद्रा पूर्ति का नियमन करने वाली जो संस्था है वो है केंद्रीय बैंक, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक घाटे को व्यक्त किया जाता है। इसमें से प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला राजकोषीय घाटा माइनस राजस्व घाटा, गलत। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, बिल्कुल सही। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाएंगे तो आएगा, उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कर प्राप्ति नहीं? इसमें से कौन सा कर नहीं है? दूसरी प्राप्ति है, क्या गैर कर बोलते हैं। आयकर, निगम कर, सीमा कर, फीस, ये तीनों ही कर प्राप्तियां हैं और ये गैर कर प्राप्ति है। हमारा राइट आंसर होगा डी। निम्न में असंतुलित बजट है। कौन सा असंतुलित? असंतुलित बजट एक ऐसा बजट जहां पर प्राप्तियां और व्यय बराबर नहीं होती हैं। अतिरिक्त बजट, घाटे का बजट दोनों ही है। इसका मतलब होता है अतिरिक्त मतलब यहाँ पर व्यय कम है और आय ज़्यादा है, और यहाँ पर व्यय ज़्यादा है और आय कम है, दोनों असंतुलन की स्थिति होती है, यानी कि सी, ए और बी दोनों। जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती चली जाती है उसे क्या बोलते हैं? जिस कर प्रणाली में करों की दर आय वृद्धि के साथ साथ घटती चली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? आय में वृद्धि हो गई और करों में दर में कमी आ गई। अनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा राइट आंसर होगा सी, प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं, यानी कि करों की दर घटती चली जाती है। नेक्स्ट, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित है? भुगतान शेष के अंतर्गत सभी प्रकार की मदें आती हैं, चाहे वो दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो, चाहे पूंजीगत हो, चाहे वो एकपक्षीय हो। तो हम चूज करेंगे उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में करेंसी निर्गमित करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में करेंसी कौन निर्गमित करती है? यानी कि नोटों को जारी करने वाली संस्था है केंद्रीय बैंक। और केंद्रीय बैंक कौन है यहाँ पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट RBI। एडम स्मिथ द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या? एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है, कौन सी पुस्तक लिखी थी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये तो प्रोफेसर कीन्स ने लिखी थी बेटा। इकोनॉमिक कॉन्सिक्यूटिव ऑफ द पीस, द इंक्वायरी इनटू नेशन, कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो है एडम स्मिथ की बुक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है? पैमाने के प्रतिफल जो बताता है कि हम उत्पादन के सभी साधनों को एक समान अनुपात में परिवर्तन कर सकते हैं, जो कि दीर्घकाल में सम्मिलित, यानी कि इसको दीर्घकाल से संबंधित बोलते हैं। अनुपातिक करों में वृद्धि में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या होती है? अगर अनुपातिक करों में वृद्धि होती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमारी क्या होगी? आपको राइट आंसर बताना है। यहाँ पर कर बढ़ जाएगा तो व्यय की राशि कम हो जाएगी, ऐसे में आपका उपभोग प्रवृत्ति में क्या होगी? कमी आ जाएगी। मांग फलन क्या होता है? मांग फलन यानी कि वस्तु की कीमत और दूसरे कारकों में होने वाले परिवर्तन के बीच संबंध बताता है। हमारी मात्रा क्या है? तो यहाँ पर मांग फलन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच के संबंध। उनके ऑप्शन नंबर क्या है? सी। निम्न में से चालू घाटे का घटक कौन सा नहीं है? चालू घाटा, इसका मतलब होता है यहाँ पर सभी प्रकार की मदें शामिल होती है। नहीं, चालू घाटे में वस्तु का व्यापार, सेवाओं में व्यापार, अंतरण भुगतान, विदेशी ऋण। कौन सा शामिल नहीं होता? विदेशी ऋण, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है? ये पूंजी खाते के अंतर्गत आता है, और ये तीनों ही चालू घाटे के अंदर आता है। मानवीय श्रम का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? कोई मनुष्य कहीं पर कार्य करता है, कार्य करने के बदले में जो प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ बोलते हैं मजदूरी। कार्य करने के बदले में मजदूरी या वेतन की प्राप्ति होती है। जिस बाजार की संरचना में दो विक्रेता होते हैं, दो विक्रेता, उसको द्विधिकार बोलते हैं। ठीक है, एक होता है तो एकाधिकार, कई बहुत अनगिनत होते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता, और कुछ होते हैं तो अल्पाधिकार। कुल परिवर्ती लागत शून्य होती है कब? कुल परिवर्ती लागत यानी कि TVC कब शून्य होती है? जब हमारा उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है। जब निर्गत अधिकतम होता है, जब निर्गत न्यूनतम होता है, जब निर्गत शून्य होता है। जब निर्गत मतलब उत्पादन शून्य होगा, इसका मतलब कुल परिवर्ती लागत भी शून्य होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अवसर लागत क्या है? त्याग की गई इकाइयों की संख्या है, प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या है, अगले श्रेष्ठ विकल्प की त्याग की लागत, इनमें से कोई नहीं। अवसर लागत बताता है कि जो अगला श्रेष्ठ विकल्प प्रयोग करने वाले उसके लिए हमने क्या त्याग किया, तो त्याग की मात्रा को बताता है कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बजट रेखा की प्रवणता का ढाल कैसा होता है? जब भी हम बजट रेखा बनाते हैं तो ये ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा बनता है, तो उसकी प्रवणता की ढाल कैसी होती है? एक में वृद्धि होता है और एक में कमी। इसको हम शो करना चाहते हैं तो हमारा राइट आंसर होगा P1/P2। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में ₹1 का नोट कौन निर्गमित करता है? जब ₹1 की नोट की बात करते हैं तो उसके निर्गमित करने वाले कौन है? भारत की वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है। कौन सी लागत शून्य नहीं होती है? इसमें से कौन सी लागत है जो कभी शून्य नहीं होती है? चाहे कुछ भी हो, सीमांत लागत, परिवर्तनीय लागत, स्थिर लागत, अवसर लागत। तो राइट आंसर है स्थिर लागत। उत्पादन हो या ना हो, स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती। अल्पकाल में निर्गत यानी कि उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? अगर इकाई वृद्धि होती है और परिवर्तन लागत में वृद्धि होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीमांत लागत। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई की में होने वाले व्यय की मात्रा हमारा सीमांत लागत होता है। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? क्रेताओं की अधिक संख्या बिल्कुल होती है। समरूप वस्तुएं, ये भी सही है। कीमत विभेद नहीं, एक पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप कीमतें होती हैं, समान कीमतें होती हैं। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया जाता है? जब हम पूंजीगत वस्तुओं की बात करते हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में लंबे समय तक प्रयोग होता है, उसको पूंजीगत वस्तु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है स्टील की चादर। ठीक है, स्टील की चादर यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर क्या होगा? देखिए,
यहाँ पर देखिए एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, जी में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनएनपी एमपी आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। जीडीपी माइनस एनएफआई, एनएफआई को प्लस करने से हमारा नेशनल आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर है जीडीपी एमपी, जीडीपी प्लस एनएफआई, तो ये तो सही है। फिर है माइनस डेप्रिसिएशन, एनएफई को प्लस करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो एनएनपी आएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तुम्हारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। आय में इकाई वृद्धि यानी कि आय में वृद्धि हुआ, इसकी तुलना में उपभोग में प्रवृत्ति होगी, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसको क्या बोलते हैं, ये है हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं एमपीसी। भारत में 500 तथा 1000 के नोट का विमुद्रीकरण कब किया गया। विमुद्रीकरण जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नोटबंदी। भैया आए थे मोदी जी, उन्होंने 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया रात के 8 बजे। भाइयों और बहनों, आज के बाद से 500 और 1000 का नोट जो है राष्ट्रीय चरण की मुद्रा नहीं होगी। और ये कब हुआ था बेटा, ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था बेटा, 2016 में बंद कर दिया था। नेक्स्ट, विनियोग की मात्रा में होने वाली वृद्धि के साथ साथ MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता, अगर आप निवेश की मात्रा बढ़ाएंगे तो उसकी जो इफिशिएंसी है, दक्षता, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग, जितना हमें चाहिए अगर सामूहिक मांग उससे ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब होता है इससे हमारा क्या जाएगा, स्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मांग के तुलना में जितना होनी चाहिए उससे तुलना में ज़्यादा है। ज़्यादा मांग हमेशा क्या करती है, स्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न करती है। समझ में आ गया। ये तो आपका टॉप 100 MCQs क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, एग्जाम में जरूर फायदा मिलेगा। कोई डाउट होता है तो मैं हूँ, अपने डाउट को आप मुझसे किसी भी तरह पूछ सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन के आंसर हमें चाहिए तो ये इसका आंसर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।